बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 जनवरी को उसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया, जिसका उसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर उसी टिकट पर उसे 5 फरवरी को इस्तंबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से उसका ईवो मांगने गई। तैफुर खान घर पर ही थे, उसका नेट काम नहीं कर रहा था। अब्बा भी ऑफिस से आए नहीं थे, वरना वो उनका इस्तेमाल कर लेती। खदीजा का पैगाम आया था कि सबांजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पूर करने के लिए भेजा है, सो वो ईमेल चेक कर ले। तैफुर खान लॉन में बैठे हुए थे, उसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद? उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बाज़ार मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई, वरना उस रोज़ की साइमा ताई की सुनी हुई बातें नश्तर की तरह उसके दिल में चुभी हुई थीं। फ़्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज़ किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तनहा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए, सुलेमान का हौसला है। खैर, तुम तुर्की जाकर अपने लिबास और इक़दार का ख्याल रखना। सर से दुपट्टा मत उतारना, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फ़िक्रा कहते हुए उनके लहजे में फ़ख्र दर आया था। हया के हलक तक कड़वाहट घुल गई। जी बेहतर, मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश कि वो तैफुर खान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ उनकी वजह से नहीं पहनती, वहाँ ज़रूर पहनेगी। उसने बहुत सी टॉप्स और जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख लिए थे। और रही बात सर ढकने की, तो वो खैर से भांजी में सख्ती से मना है। शुक्र। इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। वो बेदिली से उसके बेड पर बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन उसे इंतज़ार करना था। दफातन सेल फ़ोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फ़ोन उसके साथ ही तकिए पर रखा हुआ था। उसने गर्दन झुकाकर देखा। सेल फ़ोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था, साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सलमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी। क्या किसी ने इरम को उसके नंबर से पैगाम भेजा है, या इरम ने किसी का नंबर उसके नाम से महफूज किया हुआ है? हया ने मुहतात निगाहों से बाथरूम के दरवाजे को देखा और फ़ोन पर 1-2 बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। ये दिल इतना मजबूत भी नहीं है जान। रिप्लाई। उसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फ़ोन वापस तकिए पर रख दिया। वो एक लम्हे में सारा खेल समझ गई थी। तायाबू की स्काफ वाली सर ढकने वाली बेटी एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए उसने हया सलमान का नाम दे रखा था। तभी वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आ गया। वो मज़ीद बैठे बिना वहाँ से निकल आई। वो उसने तैफुर खान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक तन्ज़ो इस्तेहज़ा भरी मुस्कुराहट के साथ उसने ताया को देखा। काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती, तो तैफुर खान की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या निकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं है, उसने बेख्तियार सोचा, और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सबांजी यूनिवर्सिटी ने उसे उसके हॉस्टल के मुतल्लिक़ तरजीहात जानने के लिए सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो बेड पर नीम दराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती जा रही थी। सिर्फ अपना मूड बेहतर बनाने के लिए मज़ाइका खेज़ जवाब भेजने लगी। क्या आप अपनी किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी उंगलियां तेज़ी से लैपटॉप की कुंजियों पर हरकत करने लगीं। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त झगड़ालू और खूंखार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिखती जा रही थी। जब सफ़ा ख़त्म हुआ तो उसने नेक्स्ट को दबाया। वो सोच रही थी कि अगले सफ़े के जवाबात पुर करके इस फॉर्म को मनसूख कर देगी। इस फॉर्म को जमा कराने का उसका कतन कोई इरादा नहीं था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पर अगले सफ़े की बजाय फॉर्म फिल करने का शुक्रिया, हम आपका रूम अलाट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे, लिखा हुआ आया तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर। वो झुंझलाकर लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख कर बोली। सबांजी यूनिवर्सिटी को फॉर्म जा चुका था और उसका पहला रिस्पॉन्स ही कितना बुरा पड़ा था, वो जानती थी। उसकी पैकिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। उसने एक निगाह खुले सूटकेस और बिखरी हुई अशिया पर डाली, फिर सोचकर बाहर निकल आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी हुई डायरी उठाई और सफ़ा पलटने लगी। एस के सफ़े पर 4 सतूर में सबीन फुप्पो के घर का पता और एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उसने वो सफ़ा फाड़ कर तह करके अपनी मुट्ठी में दबा लिया। फिर वो उन बीते हुए माह साल का हिसाब उससे ज़रूर लेगी। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई और सामने लैपटॉप पर खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई मेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। उसने कदरे उलझे हुए इस मेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम वाले इससे क्यों रब्ता कर रहे थे? सफ़ा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया को उस मेल के जवाब में भेजी गई थी जो चंद रोज़ कबल उसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें उसने वीडियोज़ का जिक्र किया था। अब उसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने उसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था, जिसको भरने के साथ साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड वगैरह लिखकर भेजना था। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था।
तो तमाम तफसीलात ज़रूरी थीं। वो यकटुक इस फॉर्म को देखते गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने उसे अब जवाब दिया है तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल और मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या उसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था? या मगर फिर उसके पास उस वीडियो की मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर व रसूख कैसे आया? वो उलझ से ज़हन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। उसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करानी थी कि वो वीडियो अब मिट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। उसे अब फौरी तौर पर इन खुफिया वालों से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर उसने सेंड को दबाया और सोच निगाहों से स्क्रीन को देखने लगी। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का उसको यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। या कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर उलझकर कदरे फासले पर जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते हुए देखने लगी। आज उसने शलवार कमीज पर स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा हुआ था। आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में अपनी मनमर्जी का लिबास पहनेगी। वो ये सोचकर मुस्कुरा उठी और अपनी मर्जी से हर जगह घूमे फिरेगी, बिना रोक टोक, तैफुरकान या अब्बा की डांट के खौफ के बगैर। उस वक़्त रात के 11:30 बज चुके थे और उनकी फ़्लाइट अगली सुबह 4 बजे की थी। सलमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पर कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। उसके आंसू तब थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी निजात ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया, मैडम आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो महफूज रहें। एवं सामान गुम हो जाए? हथेली की पुश्त से आंसू साफ करके डीजे सख्त गुस्से में बोली। वो सारा रोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं डालना मैम, यही बेहतर है क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम हो जाया करता है। कहीं ये ना हो कि बाद अज़ां आपको किसी मसले से दो चार होना पड़े। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और उसकी पहली दफ़ा बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी और हया मान भी जाती, मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी थी। प्लेन में जाने तक तो उठाना पड़ेगा ना, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मुत्तूरम आंखें और फातहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे हटाई। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। हया बेख्तियार हंस दी। उसे डीजे अच्छी लगी थी। फ़्लाइट में उन दोनों की नशिस्तें एक ही कतार में मिलीं। दरमियानी रास्ते के दाईं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर इस सीट पर कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे फंसे लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धब से उनके दरमियान में बैठ गए। हया गैर आरामदेह महसूस करके खिड़की की तरफ खिसक गई और खदीजा मुखालिफ सिमत। मुझे उस्मान शब्बीर कहते हैं, शेख उस्मान शब्बीर। अपनी भारी भरकम आवाज़ में वो खुश दिली से गोया हुआ। नाइस। हया बज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी थी। ये वही क्लच था जो दाऊद भाई की मेहंदी वाले दिन उसने गोल्डन लहंगे के साथ पकड़ा हुआ था। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रिहाइश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। या मज़ीद अपने पर्स पर झुक गई और डीजे ने मैगज़ीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उसकी नाक सफ़ात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो वो किसका बेटा है? मज़ीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शब्बीर की तरफ मोड़ लिया और डीजे ने बेजारी से मैगज़ीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है? उस्मान शब्बीर को शायद बरसों से किसी सामे की तलाश थी। वो अपनी दास्ताने हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया को मतली महसूस हो रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब इस सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र उसने डीजे के सामने ज़ाहिर नहीं किया था। वो पहली बार जहाज़ में बैठी है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया इसने। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बनी। इस सब पर मुस्तज़ाद साहब की अलमनक दास्तान जो मुख्तसरन कुछ ऐसे थी। वो और उनकी बेगम अरसा 30 साल से तुर्की में रहाइश पजीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने उस्मान साहब के कज़न का बेटा गोद लिया। वो बेहद लाड प्यार से उस बेटे को पालने लगे, लेकिन वो बिगड़ गया। इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने खो में रहाइश पजीर अपनी भांजी से उसका रिश्ता तय कर दिया, जिस पर 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश हुई और बेटा बहुत नाराज़ हुआ। इससे पेशतर के वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड्स आ गए। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गई। कुछ नाम जाने पहचाने थे और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जीरा आलू, सब्ज़ कटलस, पनीर जलफ्रेज़ी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी वगैरह। हया ने डीजे की तरफ देखा और दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बायस वो आगे होकर बैठी हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्क लोग उसे बड़े शौक़ से खाते हैं। मैं बताता हूँ कि आप क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुतज़ब्ज़ब सी हया ने हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर, बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे हो गई।
पहले तो ये रवायती तुर्क चावल मंगवाते हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काज के साथ, मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट, जीरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवाते गए, मगर जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघ कर ही जी मितलाने लगा था। उस्मान शबीर बड़े बड़े लुक़मे लेते मज़े से खाना खा रहे थे। ऐसा जी तो उसका डायवो बस में भी नहीं मितलाता था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रख कर सो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।